यह कहानी उस समय की है जब राजा रानी हुआ करते थे। सोनभद्र नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही प्रतापी था। उसका पुत्र और मंत्री का पुत्र आपस में बहुत ही गहरे मित्र थे। वह अक्सर ही घूमने फिरने निकल जाया करते थे। एक दिन राजा का पुत्र राजा के पास आता है और शिकार खेलने की अनुमति लेकर अपने मित्र के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल जाता है। बहुत जल्द ही वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर इस तरह से दोपहर हो जाता है। दोपहर होते होते उन्हें बहुत तेज भूख प्यास लगने लगती है। वह बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई भी पानी का स्रोत दिखाई नहीं देता है। फिर उनका मित्र राजा के पुत्र से कहता है कि आप पेड़ के नीचे आराम करो, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। मंत्री का बेटा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह एक बगीचा था और उस बगीचे में ही वह कुआं था। वह जाकर पानी निकालता है और पानी ले जाकर राजकुमार को पिलाता है। राजकुमार बहुत खुश होता है। वह कहता है कि चलो हम लोग सामने बगीचे में थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। दोनों उस बगीचे में जाते हैं। तभी उसकी नज़र उस कुएं पे बने हुए एक चित्र पर पड़ती है। वह एक बहुत ही सुंदर लड़की का चित्र था। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, ये लड़की तो बहुत रूपवती है। जब ये चित्र में इतनी सुंदर दिख रही है तो सामने से कितनी सुंदर होगी। मैं इसी से विवाह करूँगा। तब उसका मित्र सुलोचन कहता है कि अरे मित्र, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? न जाने ये लड़की वास्तव में है भी या नहीं, या फिर किसी की कल्पना की यह साकार मूर्ति हो, या फिर अब ये जिंदा है भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम इससे इतना मोह मत करो। लेकिन राजकुमार कहता अगर है, ये लड़की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इस लड़की की तलाश के लिए तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। चलो हम गांव जाकर पूछते हैं। हमें कोई ना कोई जानकारी तो इस लड़की के बारे में अवश्य ही मिल जाएगी। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना सुंदर बगीचा है। खाने के लिए मीठे फल हैं, पीने के लिए पानी है और सबसे बड़ी बात, इस लड़की का चित्र यहाँ पर है। मैं इसे देखे बिना अब जी नहीं सकता, इसलिए मैं तो यही कर रहूंगा। अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर सुलोचन बहुत दुखी होता है। वह कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। और वह मंत्री का पुत्र सुलोचन उस लड़की की तलाश में गांव में जानकर पूछने लगता है। जब वहां के लोगों से वह पूछता है तो वह बताते हैं कि कोई बुजुर्ग ही उस बाग के बारे में बता पाएगा, क्योंकि वह बाग बहुत पहले बना था। फिर वह उस गांव के बुजुर्गों से पूछता है। तब वह बताते हैं कि वह बाग तो एक जमींदार ने बनवाया था। वह बहुत धर्मात्मा थे। जब वह जिंदा थे तो त्योहारों पर वहाँ पर लंगर भी लगता था और गरीबों को खाना खिलाया जाता था। लेकिन उनके बेटों ने उनके बाद बाग पर ध्यान नहीं दिया और वह बाग अब उजाड़ हो चुका है। फिर वह उस जमींदार के बेटे का पता पूछकर उसके पास जाते हैं। जमींदार का बेटा कहता है कि हाँ, वह हमारा ही बाग है। उस बाग को तो आसपास के मजदूरों ने ही बनाया था। वह पास में ही रहते हैं और कुआं भी उन लोगों ने ही बनाया था। मुझे नहीं पता कि उस कुएं पर किसका चित्र बना हुआ है। आप जाकर मजदूरों से पूछो तो शायद कोई बता पाएगा कि उस पर जो लड़की की तस्वीर है वह किसकी है। तुम जाकर वहाँ पता करो, शायद कोई तुम्हें इसकी जानकारी दे सके। सुलोचन पास के गांव में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे मजदूर थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में बता नहीं पाते हैं। फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग मजदूर था। वह बताता है कि वह कुआं तो मैंने ही बनाया था, लेकिन उस पर जो चित्र बना है उसे मेरे भाई ने बनाया था। फिर वह उसके भाई का पता लेकर उसके भाई के पास जाता है। वह कहता है कि हाँ, मैंने तो उस चित्र में सिर्फ रंग भरा था। पूरा चित्र तो मेरे सबसे छोटे भाई ने बनाया था। फिर वह मंत्री का बेटा सुलोचन उसके सबसे छोटे भाई का पता पूछकर उसके पास जाता है। क्या तुमने ही कुएं पर उस महिला का चित्र बनाया है? उसकी बात सुनकर वह कहता है कि अरे तुम उसे महिला मत कहो, वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह एक राजकुमारी है और उस राजकुमारी को कोई देख नहीं सकता। फिर वह पूछता है कि फिर तुमने कैसे उस राजकुमारी को देखा? फिर वह उसे बताता है कि एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। वह पानी में खेल रही थी। मैंने तो उनकी छवि पानी में देखी थी
और मैंने नाव में बैठकर उनकी छवि फटाफट एक कागज पर बना ली। और राजकुमारी अपनी सखियों के साथ थी। राजकुमारी और उनकी सखियों को लगा कि मैं नाव पर कोई काम कर रहा हूँ, और वही चित्र मैंने उस कुएं पर बना दिया था। उस राजकुमारी को कोई देख नहीं सकता। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसके पिता यानी महाराज उसकी आंख फोड़ देते हैं, और इशारे करता है तो उसका हाथ काट देते हैं। उसकी बातें सुनकर वह डरता भी है, लेकिन राजकुमार की दशा देखकर वह सोचता है कि मुझे कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। वह उससे उस राजकुमारी का नाम और पता पूछता है कि वह किस नगर की राजकुमारी है। सब कुछ पूछकर वह उस राज्य में जाता है जहाँ की वह राजकुमारी थी। नगर में घुसने के बाद उसे पता चलता है कि सचमुच उस नगर का नियम कानून बहुत ही सख्त था, क्योंकि उसे पता चलता है कि राजकुमारी खिड़की पे बैठती है और अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखता है तो राजा उसके आंख फोड़ देता है, अगर कोई इशारे करता है तो उसके हाथ काट देता है। फिर वह योजना बनाता है और बाजार से जाकर बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ खरीदता है और फिर उस महल के आसपास जाकर चिल्लाने लगता है, चूड़ियाँ ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। वह बहुत महीन महीन सी आवाज़ निकालता है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास की औरतें आती हैं और वह उन चूड़ियों के दाम पूछती हैं। वह जानबूझकर बहुत ऊंचा दाम बताता है और वह उन चूड़ियों को खरीद नहीं पाती हैं। फिर वह कहती हैं कि अरे यह तो इतनी महंगी चूड़ियां हैं कि इसे कोई राजकुमार या राजकुमारी ही खरीद सकती है। फिर वह इसी तरह 2-3 दिन चक्कर लगाता रहता है। एक दिन राजकुमारी तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। राजकुमारी उसे बुलाती है और उससे चूड़ियां देखने लगती है। वह राजकुमारी को चूड़ियां दिखाते हुए बहुत मज़ेदार बातें करता है। असल में वह अपना वेश बदल चुका था। उसने एक औरत का वेश बनाया हुआ था और सुंदर सुंदर चूड़ियां लेकर वह अक्सर ही राजकुमारी के पास पहुंच जाया करता था और उसकी बातें सुनकर राजकुमारी बहुत हंसा करती थी और उसकी खिलखिलाहट सुनकर सभी बहुत चकित हो जाया करते थे, क्योंकि राजकुमारी कभी कभी बहुत उदास रहती थी, लेकिन चूड़ी वाली के आते ही वह बहुत खुश हो जाया करती थी। सुलोचन तो यही चाहता था कि राजकुमारी उसकी लच्छेदार बातों में आ जाए और ऐसा ही हुआ। एक दिन वह जब जल्दी जाने लगी तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या बात है? तब वह कहती है कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करो कि वह ठीक हो जाए, फिर मैं सारा दिन राजकुमारी जी आपके पास ही रहा करूँगी। राजकुमारी कहती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। फिर वह जाती है और दूसरे दिन नहीं आती है। लगातार वह 2 दिन नहीं आती है। राजकुमारी बहुत बेचैन हो जाती है। फिर जब वह तीसरे दिन आती है तो राजकुमारी दौड़कर उसके पास जाती है और उससे लिपट जाती है और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। तब वह रोते हुए कहती है कि मेरे पति नहीं रहे और उन्हीं के काम में मैं इतने दिन तक नहीं आ पाई। राजकुमारी को अपनी बातों में उलझाने के लिए वह रोकर कहता है कि राजकुमारी जी मेरे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तब राजकुमारी उसे ढाढ़स बताते हुए कहती है कि अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं सोच ही रही थी कि किसी तरह से तुम्हें अपने साथ रखूं। अब तुम मेरी कोई नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी खास सहेली हो और तुम्हें इस महल में मेरे साथ ही रहना है। राजकुमारी जैसा कहती है वैसा अपना वादा भी निभाती है। वह उसे खिलाती है, पिलाती है, कपड़े भी देती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। और सुलोचना भी राजकुमारी के साथ बहुत हिल-मिल जाता है। इस तरह दोनों आपस में बहुत ही गप्पे मारते हैं और इधर उधर घूमने भी जाते हैं। एक दिन सुलोचन राजकुमारी से कहता है कि जिस दिन मैं यहाँ पर आया था उस दिन आप खिड़की पर बहुत उदास बैठी थी, क्या बात है? और आज भी आप बहुत अनमनी सी लग रही हैं, क्या बात है? तब वह राजकुमारी कहती है कि क्या बताऊँ, मेरे पिताजी का एक शत्रु है जो मुझसे विवाह करना चाहता है। अगर मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ वह हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देगा और हम सबको बहुत परेशान करेगा। वह बहुत बार विवाह का संदेश पहुंचा चुका है। आज ही उसका एक संदेश वाहक आया था और विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। पिताजी उसे 2 वर्ष से टाल रहे हैं, लेकिन वह
पीछे नहीं हट रहा है। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तब वह सुलोचन उससे कहता है कि राजकुमारी जी ऐसा क्यों नहीं करते कि हम दोनों भाग जाते हैं। उसकी बात सुनकर राजकुमारी को हंसी भी आती है। फिर वह कहती है कि यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों औरतें यहाँ से भागकर जाएंगे भी कहाँ, और यहाँ पर इतना सख्त पहरा है कि हम दोनों यहाँ से निकल ही नहीं सकते, और साथ ही हम तो औरतें हैं, हमें सहारे के लिए मर्द की ज़रूरत पड़ेगी, और महल से सुरक्षित जगह तो कोई और है नहीं, मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। और वह बहुत ही उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर एक दासी आती है और वह कहती है कि राजकुमारी जी आप कुछ भूल रही हैं। तब राजकुमारी कहती है कि कहो क्या। राजकुमारी जी, आज तो चांदनी रात है और चांदनी रात में आप नौका विहार के लिए जाती हैं। क्या आप आज नौका विहार के लिए चलेंगी तो सारी तैयारियां करवा दी जाएं। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी। तब सुलोचन वहीं खड़ा था। वह कहता है आप ऐसा क्यों कह रही हैं, वहां जाकर आपका मन लगेगा, चलिए आज मेरे साथ आप नौका विहार कीजिएगा। फिर सुलोचन दासी से कहती है कि जाकर तुम नौका विहार की तैयारी करो। राजकुमारी जी नौका विहार के लिए तैयार हैं। फिर दोनों नाव पे सवार होकर नौका विहार करने लगती हैं। वह सुलोचन नाव को खेने लगता है और उसे काफ़ी आगे ले जाता है, और सभी लोग पीछे छूट जाते हैं और वह राजकुमारी को लेकर काफ़ी आगे तक निकल जाता है। तभी राजकुमारी कहती है कि अरे सुलोचना, तुझे क्या हुआ है? तुझे समझ में नहीं आ रहा हम कितनी दूर निकल आए हैं। देखो, हम लोग तो बहुत दूर निकल आए हैं और हमारे प्रहरी भी न जाने कहाँ छूट गए हैं। वह जल्दी ही दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। फिर सुलोचन राजकुमारी को जंगल की तरफ ले जाता है। राजकुमारी कहती है कि यहाँ तो भयानक जंगल है, हम यहाँ पर कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन वह सुलोचन कहती है कि राजकुमारी जी, मेरे रहते हुए आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तभी सुलोचन उससे पूछती है कि अच्छा राजकुमारी जी, यह बताइए आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है। तो आंखों में आंसू भरकर राजकुमारी कहती है कि मैं अपने पिता से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर राजकुमारी से वह पूछती है कि और फिर किससे प्यार करती हैं पिता के अलावा। तो वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वह कहती है कि लेकिन मैं तो औरत नहीं हूँ, मैं तो आदमी हूँ। फिर वह झटपट अपना सारा वेश बदल लेती है और अपने असली रूप पुरुष रूप में आ जाती है। राजकुमारी यह सोचकर कि जिसके साथ मैं इतने दिन से रह रही थी, जिससे बातें कर रही थी, जिसे अपनी सखी समझ रही थी, वह कोई औरत नहीं, वह तो पुरुष है, यह सोचकर वह बेहोश हो जाती है और उसके इस रूप को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी सुलोचन राजकुमारी को एक शांत जगह पर सुला देता है और उसकी सुरक्षा भी करता है। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुलती है तो वह पाती है कि सुलोचन उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वह अपने मित्र के लिए किया है, वह आपके बिना जी नहीं सकता, इसलिए मुझे ये सब सौंध रचना पड़ा, मुझे माफ करें। राजकुमारी सुनकर कहती है कि मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, क्रोधित नहीं हो रही हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि मेरे पिता मेरे इस तरह से गायब हो जाने की वजह से कितने दुखी हो रहे होंगे। तब सुलोचन कहता है कि अच्छा ही है, वह सोच रहे होंगे कि हम दोनों नदी में डूबकर मर गए हैं। लेकिन तब राजकुमारी कहती है यह तो और भी बुरा है, क्योंकि यह सुनकर तो वह राजा तुरंत मेरे पिता के देश पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे पिता कुछ बहाना बना रहे हैं और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और फिर राजकुमारी बहुत दुखी हो जाती है। फिर सुलोचन उसे राजकुमार के पास लेकर जाता है। जब राजकुमारी राजकुमार को देखती है तो वह उस पर मोहित हो जाती है और राजकुमार तो पहले से ही उस पर मोहित था। दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूटता है और सुलोचन वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है।
राजकुमारी राजकुमार प्रेम प्रताप से अपनी सारी मन की बातें बताती है और अपनी समस्याओं को भी राजकुमार के सामने बताती है। सारी बातें समझकर राजकुमार कहता है कि हमें तुम्हारे पिता की मदद करनी चाहिए। फिर वह उस राजकुमारी को उसके पिता के यहाँ पहुँचा देता है और फिर अपने पिता के पास जाता है और एक बड़ी सेना लेकर राजकुमारी की मदद के लिए उसके देश पहुँच जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बूढ़ा राजा जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था, वह आक्रमण करके उसके राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है और राजकुमारी को जबरदस्ती विवाह के लिए विवश करता है और उसे लेकर वह विवाह मंडप में पहुंच जाता है। इधर प्रेम प्रताप को मौका मिलता है, वह आता है और सीधा उस बूढ़े राजा पर वार करने लगता है और उसे घायल कर देता है। वह पृथ्वी पर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है और राजकुमार भी बहुत खुश हो जाता है। उसकी सेना जब अपने राजा को मरते हुए देखती है तो वहाँ से भाग खड़ी होती है। फिर राजकुमार प्रेम प्रताप राजकुमारी के पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। राजकुमार भी बहुत खुश था और राजा भी बहुत खुश थे। राजकुमारी के पिता की सारी समस्याएं अब दूर हो चुकी थीं क्योंकि उनके पास प्रेम प्रताप जैसा एक वीर योद्धा था। वह उससे अपनी बेटी का विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वह राजकुमारी का विवाह प्रेम प्रताप से बहुत धूमधाम से करते हैं और अब राजकुमारी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक सुयोग्य वर मिल चुका था और राजकुमार को तो वह तस्वीर वाली राजकुमारी मिल चुकी थी। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।